हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हमारी चल रही थी टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 4 कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम ऑलरेडी 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। जिसने अब तक नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी ऐप पर। और कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। सारे ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से एमसीक्यू बुकलेट निकालते हैं और चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज को भी आसान बनाते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, acquisition of IT company by a steel manufacturer is. The options are business level strategy, option B corporate level strategy, option C business decision, option D functional diversification। तो आप सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बताती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोल रहा था एक्विजिशन ऑफ आईटी कंपनी बाय स्टील मैन्युफैक्चर। इसका मतलब एक स्टील मैन्युफैक्चर ने क्या किया, एक आईटी कंपनी को एक्वायर कर लिया। स्टील मैन्युफैक्चर ने आईटी कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो देखो बहुत बड़ी बात है कि नहीं है, बहुत बड़ी डिसीजन है कि नहीं है, बिल्कुल है। किसी को एक्वायर करना, किसी के साथ मर्ज करना, किस में जाना है बिजनेस में, किस बिजनेस में नहीं जाना, ये सारी स्ट्रेटजीज जो होती हैं बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। ठीक है, तो इनको कौन लेता है, टॉप लेवल। इसलिए ये कौन सी स्ट्रेटजी है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। 3 लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। तो ये किस लेवल की स्ट्रेटजी है, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, दोनों ही ना। ये किस लेवल की है, कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी। ठीक है ना। अच्छा, कॉर्पोरेट लेवल में तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज आती है, तो ये कौन सी स्ट्रेटजी है ये बताएंगे ज़रा, सोचो। देखो हम यहाँ पर खाली एमसीक्यू डिस्कस नहीं कर रहे हैं, खाली टिक नहीं लगा रहे हैं कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। हम एमसीक्यूज़ को कंसेप्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबकी डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो चलो करते हैं। देखो स्टील मैन्युफैक्चर वाला, स्टील वाला आईटी को उठा रहा है, स्टील वाला आईटी को उठा रहा है। इसका मतलब स्टील वाले का आईटी से क्या वास्ता, क्या ये रिलेटेड बिजनेस है, बिल्कुल नहीं। ये कैसा है, अनरिलेटेड। ये कैसा है, अनरिलेटेड। और अनरिलेटेड से याद आया होगा, अनरिलेटेड का दूसरा नाम क्या होता है, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट। अब कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में भी आता है और मर्जर में भी आता है। आपने देखा होगा जब आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भी आता है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, और मर्जर के अंदर भी आता है क्या, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। अब ये कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन है या फिर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। तो देखो यहाँ पर स्टील वाले ने आईटी कंपनी को एक्वायर किया है। दोनों जने साथ में नहीं जुड़े, साथ में नहीं जुड़े। अगर साथ में जुड़े होते तो उसको हम बोलते कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, लेकिन ये लोग साथ में नहीं जुड़े। एक ने दूसरे को उठाया है, एक ने दूसरे को उठाया है। जब एक दूसरे को उठाता है तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो कॉन्ग्लोमरेट किसका है, ये डाइवर्सिफिकेशन वाला। यानी कि इसका आंसर, सबसे बढ़िया आंसर क्या रहेगा, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन अगर ये होता तो हम इसको टिक लगाते। ठीक है ना। अब आते हैं हम एमसीक्यू नंबर 2 पर। Which strategy is implemented after the failure of turn around strategy? यानी कि जब टर्न अराउंड स्ट्रेटजी फेल हो जाती है तो इसके बाद हम कौन सी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। दी ऑप्शंस आर ए एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, बी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, सी डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड डी ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो सिलेक्ट कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इसको भी थोड़ा डिस्कस कर ले।
अच्छा, ये डिस्कस करना सही है या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं चाहती हूँ पूरी तरीके से कंसेप्चुअली आप लोग क्लियर हो जाओ, इसलिए मैं एक एक MCQ इतना ज़्यादा डिस्कस करती हूँ, ताकि जितना ज़्यादा हार्ड पेपर आए तब भी आप लोगों को वो आसान ही लगे, ठीक है। देखो, ये MCQ बहुत आसान था, डायरेक्ट कॉर्पोरेट लेवल पे लगाना था, लेकिन अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर कठिन आ जाए तो किस में आ जाएगा, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, इसलिए हम इतना डीप एनालिसिस इसमें करते हैं। तो ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। MCQ नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पर 3 स्ट्रेटजी होती है। एक होती है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, दूसरी होती है डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, और लास्ट होती है लिक्विडेशन स्ट्रेटजी, ठीक है। तो जब हमारा बिजनेस नहीं चल रहा होता है तब हम सबसे पहले उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टर्न अराउंड यानी कि वापस मुड़, हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। लेकिन जब वो फेल हो जाती है, वो नहीं चलती, कितनी भी हमने कोशिश कर ली अपने बिजनेस को ठीक करने की, लेकिन वो नहीं ठीक हुआ, तब हम क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। यानी कि जो बिज़नेस सबसे ज़्यादा हमें लॉस कर रहा है, जो SBU, जो भी हमारा मेजर जो प्रोडक्ट है, वो जो सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत दे रहा है, हम उसको डाइवेस्ट कर देते हैं, मतलब उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम डाइवेस्टमेंट, मतलब कुछ पार्ट को हम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उससे भी काम नहीं बनता, यानी कि इतने सारे हमारे प्रोडक्ट थे, इतने सारे डिवीज़न थे, एक आध प्रोडक्ट को हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी अभी भी बिजनेस नहीं चल रहा, तब हम लास्ट में फॉलो करते हैं, क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। और इसमें जो सबसे अनअट्रैक्टिव स्ट्रेटजी होती है वो होती है हमारी लिक्विडेशन स्ट्रेटजी, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो कैसे भी करके चल जाए, इसलिए हम लिक्विडेशन तक नहीं पहुंचना चाहते हैं। तो सबसे अनअट्रैक्टिव स्ट्रेटजी कौन सी, बोलो, लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। तो अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्न अराउंड अगर फेल हो गया तो हम जाएंगे डाइवेस्टमेंट पर, और अगर डाइवेस्टमेंट भी फेल हो गया तो हमें ना चाहते हुए भी कहाँ जाना पड़ेगा, लिक्विडेशन पर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं MCQ नंबर 3 पर। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, ऑप्शंस आर रिड्यूसिंग ट्रेंचेस यानी गैप्स क्रिएटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स। ये क्या ही मतलब है इसका, मतलब ऑप्शन पता नहीं क्यों दे दिया वाला। ऑप्शन बी, डाइवेस्टिंग अ मेजर प्रोडक्ट लाइन और मार्केट। ऑप्शन सी, रिमूवल ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम जॉब थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी, रिमूवल ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम जॉब इन वन बिजनेस टू रीलोकेट देम इन अदर बिजनेस। ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, जो हमें रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन सबसे अच्छे से कर रहा हूँ। आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं बताती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डाइवेस्टिंग अ मेजर प्रोडक्ट लाइन और मार्केट। अब बी आंसर इसका करेक्ट है। ये देखो, पहला वाला तो मैंने बता ही दिया, ये पता नहीं क्यों ही दिया है ऑप्शन में, तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ये शायद इसलिए दिया होगा क्योंकि कुछ लोग बिना पढ़े चले जाते हैं, तो वो ये देखते होंगे रिट्रेंच, यानी कि जिसमें ट्रेंच लगा होगा वही आंसर करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि है तो आप इसको बिल्कुल गलत मानोगे, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। इन तीनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है, बी, सी, डी, लेकिन ए वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जो ये बिल्कुल चैप्टर पढ़ के नहीं गए होंगे वही लगाएंगे ए वाला, बाकी थोड़ा बहुत भी जिसमें दिमाग है वो लोग नहीं लगाएंगे। तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी कौन सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है, देखो, रिमूवल ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि एम्प्लॉयज़ को निकालना, बिल्कुल ही सही है। बिजनेस कम हो रहा है, बंद हो रहा है, ऐसा ही कुछ है, यानी कि रिट्रेंचमेंट हो रहा है। रिमूवल ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम जॉब इन वन बिजनेस टू रिलोकेट देम इन अनदर बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस से हटा के दूसरे बिजनेस में लगा रहे हैं, ये भी रिट्रेंचमेंट हो सकता है। लेकिन अगर ये देखो, ये दोनों ही चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, ये डाइवेस्टिंग अ मेजर प्रोडक्ट लाइन और मार्केट। मैंने आपको यही दिखाया था कि किसी हमने डिवीजन को बंद कर दिया, किसी को डाइवेस्ट कर दिया, इन सबको ही तो क्या बोलते हैं, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। तो सबसे बेस्ट एक्सप्लेन कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों भी सही हैं, लेकिन ये इनके अंदर ही आते हैं। अगर हम किसी को डाइवेस्ट करेंगे तो कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है।
कुछ एम्प्लॉयज़ को इधर से इधर यानी कि दूसरे बिजनेस में शिफ्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, बी, डाइवेस्टिंग अ मेजर प्रोडक्ट लाइन और मार्केट। और ये एक इनकरेक्ट में भी था, एक बार मैं दिखा देती हूँ। देखो सीधी सीधी आपको डेफिनेशन दे रखी थी। डाइवेस्टिंग अ मेजर प्रोडक्ट लाइन और मार्केट इज टर्म्ड एज रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। सीधे सीधे इन्होंने रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी की यही डेफिनेशन बनाई है, इसलिए सबसे अच्छा एक्सप्लेन कौन करेगा, यही। और देखो यहाँ पर ये रहा पूरा लिखा हुआ है, एक बार देख लेना अच्छे से, करेक्ट इनकरेक्ट। ओके, तो आगे बढ़े। MCQ नंबर 4, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि 3 स्टेटमेंट गलत होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही सही होगा। देखते हैं कौन सा। ऑप्शंस आर, इन जनरल कॉर्पोरेट लेवल डिसीजंस आर कॉस्टली टू टेक, बहुत महंगे होते हैं लेने में। इन्वॉल्व हाई रिस्क, कॉस्ट के साथ साथ इसमें रिस्क भी बहुत होता है। एंड हैव लार्ज प्रॉफिट पोटेंशियल, लेकिन जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रॉफिट भी बहुत बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपका सी है, रिस्क कितना सारा है, बहुत सारा, सिर्फ 2-3% ही बच्चे पास होते हैं, ठीक है, 95-97% फेल हो जाते हैं। रिस्क बहुत है, लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल भी तो बहुत है। देखो मेरे को तो ऑप्शन ए ही करेक्ट लग रहा है, लेकिन हमें ऑप्शन बाकी के भी पढ़ने पड़ेंगे, तो पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इन जनरल कॉर्पोरेट लेवल डिसीजंस आर कॉस्टली टू टेक, बिल्कुल सही बात है, बहुत महंगे होते हैं क्योंकि ये बड़े लेवल के होते हैं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी आती है, किसी को एक्वायर करना है, किसी के साथ मर्ज करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारा पैसा जाता है। इन्वॉल्व लो रिस्क, लेकिन ये बोल रहे हैं लो रिस्क, बिल्कुल गलत, इसमें बहुत बहुत रिस्क है, ठीक है। जिसमें हम ज़्यादा पैसा डालते हैं, सिंपल सी बात है, वहाँ पर ज़्यादा रिस्क है। हम किसी के साथ मर्ज कर रहे हैं, किसी को एक्वायर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। जैसे फेसबुक ने इंस्टा को एक्वायर किया था, तो ज़्यादा रिस्क है कि नहीं, आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। वो तो अब इतना चल गया है कि उसने इतनी ज़्यादा प्रॉफिट दिया है उसको, लेकिन अगर नहीं चलता, ये भी तो उसके लिए रिस्क है, तो हाई रिस्क होगा, ठीक है। एंड हैव लार्ज प्रॉफिट पोटेंशियल, जैसे फेसबुक का जो इंस्टा है वो इतना ज़्यादा चल गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल था, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा था, इसलिए बी वाला क्या है, इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, इन जनरल कॉर्पोरेट लेवल डिसीजंस आर कॉस्टली टू टेक, बिल्कुल सही बात है। इन्वॉल्व हाई रिस्क, बिल्कुल सही बात है। एंड हैव लो प्रॉफिट पोटेंशियल, बिल्कुल गलत, जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रॉफिट भी बहुत बहुत ज़्यादा होता है, तो सी वाला भी आपका गलत है। ऑप्शन डी, इन जनरल कॉर्पोरेट लेवल डिसीजंस आर चीपर टू टेक, बिल्कुल गलत, बहुत पैसा लगता है। इन्वॉल्व लो रिस्क, बिल्कुल गलत, रिस्क भी ज़्यादा होता है। एंड हैव लार्ज प्रॉफिट पोटेंशियल, ये वाली पॉइंट सही है। तो तीनों पॉइंट किसके सही थे, ए ऑप्शन के, पहला ऑप्शन जो मुझे सही लग रहा था वही इसका करेक्ट आंसर है, तो ए इज़ दी करेक्ट आंसर। कॉर्पोरेट लेवल डिसीजन में बहुत बहुत पैसा लगता है, और जहाँ पैसा ज़्यादा लगता है वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होता है, और हाँ, जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ प्रॉफिट भी बहुत बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए लार्ज प्रॉफिट पोटेंशियल, कॉस्टली टू टेक एंड हाई रिस्क, ठीक है। 3 वाला इजी था। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हुआ, 4 वाला था ये, अच्छा 4 था ये, 5th वाले पे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 5, एन ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफाइज इन बैकवर्ड सीक्वेंस इन द प्रोडक्ट चेन एंड एंटर्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोसेस टू बी यूज इन एग्जिस्टिंग प्रोसेस। इट इज, कौन सा डाइवर्सिफिकेशन है? ऑप्शंस आर फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन या फिर रिएक्टिव डाइवर्सिफिकेशन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कहाँ जा रहा है ये, प्रोडक्ट चेन की बैकवर्ड सीक्वेंस, यानी कि पीछे जा रहा है, पीछे। जैसे पूरी आपकी प्रोडक्ट चेन होती है, आप यहाँ पर हो और आप कहाँ जा रहे हो, पीछे, तो इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है बी, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। और इसका अगर मैं बेस्ट आंसर बताऊँ तो क्या होगा, देखो ये हमारी प्रोडक्ट चेन है और हम यहाँ हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, और इसमें भी हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे, तो इसको हम बोल देंगे बैकवर्ड डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलेंगे, बैकवर्ड।
और अगर आगे जा रहे होते तो क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा आपका, बैकवर्ड डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन हमें बैकवर्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन में दे ही नहीं रखा था, इसलिए हमने क्या सिलेक्ट किया, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन में दोनों आते हैं, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी। ठीक है, तो अगर आपको दे रखा हो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन और साथ साथ बैकवर्ड वाला भी दे रखा हो, तो आप कौन सा चूज़ करोगे, बैकवर्ड डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि बैकवर्ड डाइवर्सिफिकेशन बेस्ट आंसर है। और वो नहीं दे रखा हो तो जैसे हमने इस एमसीक्यू में किया है, वर्टिकल लगाया ना। समझ में तो आया ना, ये वर्टिकल के ही दोनों पार्ट होते हैं, बैकवर्ड डाइवर्सिफिकेशन और फॉरवर्ड वाला। एक बार मैं आपको मॉड्यूल से दिखा दूँ, ताकि आपको अगर ये चीज़ पढ़नी होगी तो आप पढ़ भी लोगे। ये रहा, ये हो गई आपकी पूरी प्रोडक्ट चेन में ये कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड। और अगर ये आगे जा रहे होते तो हम इसे बोलते हैं फॉरवर्ड। देखो तुम यहाँ पर हो, अगर पीछे जा रहे हो तो बैकवर्ड, आगे जा रहे हो तो फॉरवर्ड। ठीक है ना। अब बैकवर्ड हम क्या लेने जाते हैं, वही रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, और हम आगे क्या लेने जाते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, आफ्टर सेल सर्विस। अगर ये चीज़ लेने जा रहे हैं तो फॉरवर्ड, और पीछे जा रहे हैं तो बैकवर्ड। और ये दोनों ही किसके पार्ट है, वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन के। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो दोनों ही पार्ट किसके हैं, वर्टिकल के। उम्मीद है अच्छे समझ में आया हो। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल है आपके पास रॉ मटेरियल का? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अमूल का। अमूल क्या बनाता है, मिल्क बनाता है। और अगर वो सिर्फ पीछे जाना हो, यानी कि अमूल यहाँ पर है, वो मिल्क बनाता है, तो अगर वो काऊ खुद खरीद ले तो वो पीछे चला गया, काऊ खुद खरीद ले तो पीछे चला गया, इसका मतलब बैकवर्ड डाइवर्सिफिकेशन। और अगर वो खुद के स्टोर्स वगैरह खोल ले, जैसे कि उसने कर ही दिया है, स्टोर्स वगैरह खोल लिए अपने अमूल के, ठीक है, खुद ही बनाता है मिल्क और खुद ही बेचता है, तो स्टोर वगैरह खोल लिए, यानी कि ये हो गया आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन या फिर फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन। और दोनों ही पार्ट किसके हैं, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। बहुत अच्छे समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 6, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इंक्लूड्स। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या क्या इंक्लूड करता है? दी ऑप्शंस आर, अच्छा ऑप्शन नहीं है, पहले आपको स्टेटमेंट अच्छे से देखने हैं, उसके बाद ऑप्शंस आएंगे। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट है वो देखनी है आपको। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी आता है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ये भी आता है, टेक ओवर्स एंड मर्जर ये भी आता है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, सारे ही कौन है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बिल्कुल आता है। अभी हमने वर्टिकल इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल भी देखे थे, और ये सब किससे रिलेटेड है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी से। न्यू इन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट एरिया, किस में इन्वेस्टमेंट हमें करना है और किससे हमें पैसा निकालना है, इन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना है, तो वो भी हम कहाँ देखते हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में। थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ द बिजनेस लाइन, कौन सी बिजनेस में हमें जाना है और कौन सी हमें बिजनेस में नहीं जाना है, ये सब हम कहाँ डिस्कस करते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में। तो पहला भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। फ्रॉम द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, तो जिसमें सारे ऑप्शन हो आपको वही सिलेक्ट करना है। पहले में ओनली 1 and 2 है, दूसरे में 1 and 3, तीसरे में 2 and 3, और डी वाले में 1, 2, 3। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट लेवल में होती हैं, इसलिए हमने सारे के सारे टिक लगा दिए। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 7, वर्टिकल इंटीग्रेशन में बी बेनिफिशियल व्हेन। वर्टिकल इंटीग्रेशन कब अच्छा रहता है, कब बेनिफिशियल होता है? वर्टिकल इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको समझाया था, यही था, ये हो गई आपकी वर्टिकल इंटीग्रेशन। आप यहाँ हो या तो बैकवर्ड जाते हैं या फिर फॉरवर्ड जाते हैं, दोनों ही किसके पार्ट हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन के। तो इसके ऑप्शंस देखो कि वर्टिकल इंटीग्रेशन कब बेनिफिशियल होता है। ए, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट and improve coordination are vital and achievable through vertical integration. Option B, flexibility is reduced, flexibility कम हो जाती है, तो फिर ये बेनिफिट कहाँ से हो गया, कुछ भी ऑप्शन में डाल रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये इसलिए ऑप्शन डाल रहे होंगे ताकि आप डायरेक्ट इसको कट कर दो,
क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अगर रिड्यूस हो रही है, अगर हम रिजिड बन रहे हैं, तो फिर ये बेनिफिट कहाँ से हुआ, और उन्होंने तो बेनिफिशियल पूछा है। प्रोवाइडिंग अ मोर स्टेशनरी पोजिशन इन दी कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, ये सही है। ऑप्शन सी, वेरियस सेग्रीगेटेड स्पेशलाइजेशन विल बी कंबाइंड, जितने भी सारे स्पेशलाइजेशन है वो एक साथ होंगे, अच्छी बात है। डी, द मिनिमम एफिशिएंट स्केल्स ऑफ टू कॉर्पोरेशंस आर डिफरेंट। तो सिलेक्ट करो आप, फिर मैं बताती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए। जब भी हम ये बिजनेस में हैं और हम या तो पीछे जा रहे हैं बैकवर्ड या फॉरवर्ड, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, अमूल वाला अगर काऊ लेने जा रहा है तो बैकवर्ड, और स्टोर लेने जा रहा है तो फिर फॉरवर्ड। तो हम क्या चाहते हैं, इससे क्या हो, सबसे बढ़िया बात, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाए, बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन अच्छा बन जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है। एंड अच्छा, आर अचीवेबल आएगा यहाँ पे, आर अचीवेबल थ्रू वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेशन। देखो क्या होता है, जब भी हम पीछे यानी कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं या फिर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि जब भी हम वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं तो हम बाकी लोगों से अच्छा काम कर पाते हैं। क्योंकि सोचो, अगर कोई एक सप्लायर है, वो सबको सामान दे रहा है, सबको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, और हमने क्या किया, उसी को एक्वायर कर लिया, हमने उसी को उठा लिया, यानी कि हम अब सप्लायर भी बन गए, ठीक है। हम बनाते भी हैं सामान और साथ के साथ हम रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करने लग जाएं, तो सोचो हम अपने कॉम्पिटिटर को रॉ मटेरियल महंगा ही देंगे और अपने को सस्ता ही बनेगा, अपने लिए वो प्रोडक्ट सस्ता बनेगा, तो हमारा कंपटीशन में भी अच्छा एज मिल जाएगी हमें, ठीक है, एक एज मिल जाएगी बाकी लोगों से कंपैरिजन में। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें वर्टिकल इंटीग्रेशन से अचीव हो जाती है। और अगर एक और ऑप्शन आए तो इसमें बढ़ सकता है कि कंपटीशन भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम बाकी लोगों से बेटर हो जाते हैं। 8 MCQ नंबर 8, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज अ डैश स्ट्रेटजी, कौन सी होती है? दी ऑप्शंस आर SBU लेवल, बी कॉर्पोरेट लेवल, सी बिजनेस लेवल, या फिर डी फंक्शनल लेवल। SBU लेवल तो कुछ होता ही नहीं है, 3 होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। सिलेक्ट करो तीनों में से। तो करेक्ट आंसर है बी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल में ये सारे आते हैं। कौन कौन सारे? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। अगर हम बहुत कुछ कमा चुके हैं, बहुत अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर चुके हैं, तो अब बात आती है ठहरने की, जितनी भी सक्सेस पाई है उनको मेंटेन करने की। तो हम कहाँ पर आते हैं? स्टेबिलिटी। लेकिन हमने अभी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है और हमें उसे और ग्रोथ ले जाना चाहते हैं, तो हम लेते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। लेकिन जब हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाता है, बहुत स्टेबिलिटी हो गई, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है जहाँ पर हमें क्या होता है, अपने बिजनेस को बंद भी करना पड़ता है, तो वो होता है हमारा रिट्रेंचमेंट, ठीक है। कॉम्बिनेशन, जिसमें हम सारी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए हमने स्टेबिलिटी अप्लाई, किसी प्रोडक्ट के लिए हमने एक्सपेंशन करी और किसी प्रोडक्ट के लिए हमने रिट्रेंचमेंट किया, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी किस में आती है? कॉर्पोरेट में। ये चारों ही किस में आते हैं? कॉर्पोरेट में। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 9, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का दूसरा नाम क्या है? दी ऑप्शंस आर ए रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, बी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, सी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड दी लास्ट एक्विजिशन डाइवर्सिफिकेशन। तो आपने सेलेक्ट कर लिया, इसका करेक्ट आंसर है बी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ये याद होगा आपको, मैंने शायद पहले दूसरे MCQ में ही बताया था। कौन सा था? हाँ, पहला वाला MCQ था जिसमें स्टील वाला IT को उठा रहा था, तो मैंने कही स्टील वाले को IT वाले से क्या वास्ता, बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है ना। और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। बाकी तीनों जो होते हैं ना, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोसेंट्रिक, वो तीनों के तीनों रिलेटेड होते हैं, और जो कॉन्ग्लोमरेट होता है बस ये वाला क्या होता है? अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 10, व्हेन टू ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइन टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ
and financial gains along with reducing competition is called. The options are hostile takeover, B liquidation, C merger या फिर D acquisition. कंफ्यूज मत होना सी और डी में, अच्छे से करना, सिलेक्ट करो. तो इसका करेक्ट आंसर है सी. देखो ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों साथ में आ रहे हैं. क्यों साथ में आ रहे हैं? कंबाइन वर्ड से सीधे सीधे साथ में आ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं. क्यों कंबाइन हो रहे हैं? ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके, क्योंकि इस पर भी एक स्ट्रेंथ होगी, इस पर भी, दोनों मिल जाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. एंड फाइनेंशियल गेंस भी बढ़ जाएंगे, दोनों का पैसा होगा, दोनों की बाहर रेपुटेशन अच्छी होगी. अलॉन्ग विद रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन, जो एक दूसरे से पहले लड़ते थे, गला काट करते थे, एक दूसरे का बोलते ना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, वो भी अब क्या होगा? कम हो जाएगा. तो रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन, दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल गेन बढ़ जाएंगे और साथ के साथ कॉम्पिटिशन भी कम हो जाएगा. उसको हम बोलते हैं मर्जर. जैसे कि अभी अभी हुआ है, अभी अभी नहीं, टाइम हो गया अब तो, वोडाफोन और आइडिया, जो कि अब बन गए हैं वी, वोडाफोन और आइडिया. ठीक है, 10 MCQs हो गए हमारे. आगे बढ़ते हैं. पेशेंस बरकरार रहना चाहिए MCQs के लिए. बिल्कुल डीपली एनालिसिस चल रही है MCQs में, खाली टिक नहीं लगा रहे हैं, कंसेप्चुअली देख रहे हैं, इसलिए टाइम लगता है. MCQ नंबर 11, डाइवर्सिफिकेशन प्राइमरली हेल्प्स टू. द ऑप्शंस आर रिड्यूस कॉम्पिटिशन, रिड्यूस रिस्क, रिड्यूस टैक्सेस या फिर रिड्यूस कॉस्ट. ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आपको करना है सॉल्व. डाइवर्सिफिकेशन किस में प्राइमरली हेल्प्स करता है? तो देखो डाइवर्सिफिकेशन में बहुत सारे आते हैं. डाइवर्सिफिकेशन में जैसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोसेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट, 4 आते हैं. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट. ठीक है, अब जो इसमें आपको देखना होगा कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. मतलब हम कुछ और काम कर रहे हैं और हम बिल्कुल अलग अलग लोगों को उठा रहे हैं. जैसे कि आपने देखा था पहले MCQ में स्टील वाला IT को उठा रहा था. तो पता है अलग अलग अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्यों करते हैं? क्यों अलग अलग लोगों को उठाते हैं जिनका खुद के बिजनेस से कोई भी वास्ता नहीं होता है, स्टील वाले का IT से वास्ता नहीं होता है, फिर भी क्यों उठाते हैं उसे? ताकि रिस्क कम हो जाए. क्योंकि अगर एक बिजनेस इनका नहीं चला तो दूसरा तो चलेगा, ये नहीं चला तो ये वाला तो चलेगा. इससे क्या होता है? इनका रिस्क कम हो जाता है. इसलिए हम डाइवर्सिफिकेशन कम करते हैं. डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, कम नहीं करते, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिड्यूस रिस्क. आगे बढ़े. MCQ नंबर 12, द रीजंस फॉर एक्विजिशन आर. एक्विजिशन करने के क्या रीजंस हो सकते हैं? मतलब हम किसी को उठा रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है? ऑप्शंस आर ए इंक्रीज मार्केट पावर, अपनी मार्केट में पावर बढ़ाने के लिए. बी इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए. सी सीजिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए. या फिर डी ऑल ऑफ दीज अबव. तो एक्विजिशन हम सबके लिए करते हैं ताकि हमारा जो है मार्केट बहुत अच्छी पावर मिल जाए, मार्केट में हमारी पावर बढ़ जाए, डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ अच्छी हो और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम सीज कर सकें. तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज. सिंपल था. आगे बढ़ते हैं. MCQ नंबर 13, इफ सप्लायर्स आर अनरिलायबल, मतलब सप्लायर्स बढ़िया नहीं है, अनरिलायबल है, हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते. और टू कॉस्टली, और हमारे संग गेम खेल रहे हैं, क्या हमें महंगा महंगा सामान दे रहे हैं, इसलिए हमें उन पर विश्वास नहीं होगा. सिंपल सी बात है. तभी क्यों नहीं विश्वास है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. विच ऑफ दीज स्ट्रेटजीज मे बी अप्रोप्रिएट, तो हम कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाएं? सोचो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि आपको बुलाकर पूछती है कि हमारे सप्लायर्स अनरिलायबल हैं, हम उन पर रिलाय नहीं कर सकते और हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट में देते हैं. अब आप बताइए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं? तो आप एकदम स्ट्रेटजिस्ट की तरह सोचिएगा. ए हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, बी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सी मार्केट पेनिट्रेशन या फिर डी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. तो इसका करेक्ट आंसर है बी बैकवर्ड इंटीग्रेशन. मैंने आपको यहाँ पर बताया अभी था, जैसे अमूल मिल्क बना रहा है और जो काव वाले हैं
वो लोग उससे क्या कर रहे हैं, महंगा महंगा दूध दे रहे हैं क्योंकि उनके पास काऊ है। तो अमूल ने क्या बोला, अमूल ने कही कल से सप्लायर भी मैं, आज मिल्क बना मैं रहा हूँ और कल से सप्लायर भी मैं ही बन जाऊँगा। यानी कि मैंने क्या किया, काऊ को ही खरीद लिया, अमूल ने काऊ को ही खरीद लिया ताकि काऊ से दूध सीधा सीधा आए और वो सीधा सीधा बनाकर प्रोसेस करके बेच दे। ठीक है, और इसको हम बोलते क्या है, जब भी हम पीछे जाते हैं यानी कि सप्लायर के पास जाते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों किसके पार्ट है, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन के। तो इसमें सबसे बेस्ट हमें देखना पड़ेगा, अगर वर्टिकल होता, अगर बैकवर्ड होता तो डायरेक्ट बैकवर्ड लगा लेते, लेकिन यहाँ पर बैकवर्ड नहीं होता तो हम क्या लगाते, वर्टिकल। ठीक है ना, फॉरवर्ड तो बिल्कुल नहीं लगाते, मार्केट पेनिट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल होता है जब सेम लेवल के, ठीक है, तो सेम लेवल तो है ही नहीं, हम पीछे जा रहे हैं सप्लायर के पास, तो ये हो गया आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मैंने इसलिए बोला कि अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं होता तब आप वर्टिकल लगा सकते थे, क्योंकि वर्टिकल में दोनों आते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बढ़े आगे, MCQ नंबर 14, इस पर अच्छे से ध्यान देना क्योंकि ये आपका इस तरीके के MCQ 2 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, जिसमें केस स्टडी ऐसे बनाकर देते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसको पढ़ने में, इसलिए ये आते हैं 2 मार्क के, तो इसे ध्यान से पढ़ना। अगर हम केस स्टडी को ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत आसान बन जाती है। आज हम बनाएंगे ऐसे केस स्टडी को भी। देखो, बीटा कंपनी अ कार मैन्युफैक्चरिंग इज बाइंग अप अ सप्लाई। बीटा कंपनी क्या बनाती है, कार मैन्युफैक्चर करती है, और उसने किसको खरीद लिया, सप्लायर को खरीद लिया। बीटा कंपनी जो कार बनाती है उसने सप्लायर को खरीद लिया। बताओ आगे जा रही है पीछे, पीछे जा रही है ना सप्लायर के पास। सो दैट इट गेट्स अ डेडिकेटेड सप्लायर, इससे क्या होगा, उसके पास ही सप्लायर होगा, सप्लायर उसने खरीद लिया तो सप्लायर कैसा हो जाएगा, एकदम डेडिकेटेड, विद बोथ गारंटीड क्वालिटी एंड प्राइस। अब उसे क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी क्योंकि वो खुद का सप्लायर होगा, उसने खुद खरीदा है, और वो हमसे ज़्यादा प्राइस भी चार्ज नहीं करेगा। The material could be manufactured when required by beta company leading to low inventory cycle। अब सप्लायर उसके खुद के घर में ही है तो उसे इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री लेवल रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ेगी सप्लायर 2 मिनट में दे देगा और फिर बन जाएगी। ठीक है, तो हमें इतना ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं रखनी। और आपको पता होगा जब भी हम इन्वेंट्री रखते हैं तो कैरिंग कॉस्ट तो बहुत लगती है, तो अब तो हमारा सप्लायर घर का है, हमने उसको खरीद लिया है तो कैरिंग कॉस्ट भी नहीं लगेगी। विच स्ट्रेटजी बीटा कंपनी अडॉप्टेड। इतनी पूरी रामायण पढ़ने के बाद अब डायरेक्ट वो पूछ रहे हैं बीटा कंपनी ने कौन सी स्ट्रेटजी, तो आपको सीधे सीधे समझ में आ गया होगा सप्लायर वर्ड से कि ये पीछे जा रहा है, इसका मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब हमें ऑप्शन में देखना होगा, अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन दे रखा है तो डायरेक्ट उस पर टिक लगाएंगे, लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो हमें वर्टिकल पर लगाना पड़ेगा। The options are backward integration, forward integration, conglomerate diversification, horizontal integrated diversification। तो सीधा सीधा बैकवर्ड दे रखा था तो उसी पे टिक लगा दो, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। 14 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 15, विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रांड स्ट्रेटजी। ग्रांड स्ट्रेटजी इनमें से किसका दूसरा नाम है। ऑप्शंस आर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, सी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, या इनमें से कोई नहीं, डी नन ऑफ दिस। अब जिसने ग्रांड स्ट्रेटजी नाम पढ़ा ही नहीं होगा वो डायरेक्ट नन पे लगा देगा, जो बिल्कुल गलत है। तो उसका करेक्ट आंसर है ए, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी की 2 नाम और होते हैं, जैसे कि ग्रांड स्ट्रेटजी और एक और नाम होता है डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। याद रखना, दोनों में से कोई भी आ सकता है MCQ में, ग्रांड स्ट्रेटजी और डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कौन लेता है, टॉप लेवल, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है, किस बिज़नेस में हमें जाना है, नहीं जाना है, किस बिज़नेस को हमें एक्सपेंड करना है, किस बिज़नेस में स्टेबिलिटी चाहिए, किस बिज़नेस को रिट्रेंच करना है, कम करना है, डाइवेस्ट करना है, ये सारे डिसीजंस कहाँ लेते हैं हम, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में। तो फिर ये कौन सी है, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, इसको हम बोलते हैं ग्रांड स्ट्रेटजी। ठीक है, साथ के साथ ये हमें डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है कि हमें इस तरीके से जाना है, इस बिज़नेस में जाना चाहिए, इस बिज़नेस में नहीं जाना चाहिए, तो हमें डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को हम डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज भी बोलते हैं। उम्मीद है आपको 15 के 15 MCQs
अच्छे से समझ में आए होंगे, एकदम कंसेप्चुअली। अगर ये पसंद आ रहा है आपको कि मैं MCQs खाली टिक नहीं लगवा रही हूँ, आपको कंसेप्चुअली समझा भी रही हूँ, सो प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो इस तरीके से आपके लिए मैं बाकी की भी MCQ सीरीज़ लाऊँ और भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपको बाकी सारे सब्जेक्ट भी इस तरीके से ही आसान लगने लगेंगे। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।